In this video, we will discuss and revise the chapter 14th of class 11th physics, that is oscillation. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, around हमारा 4 to 6 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में चैप्टर आता है. ये हमारी क्लास 11th फिजिक्स की हमारी लास्ट यूनिट है जिसमें हमारे चैप्टर्स आते हैं. एक तो ऑसिलेशंस और आता है हमारा वेव्स मोशन. तो बिल्कुल हमारे सिंपल से चैप्टर है. बस इस चैप्टर में हमें हमारी कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं वो हमें समझनी है. जैसे हमारे SHM हो गया और हमारे फेज डिफरेंस, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशंस और हमें डायग्राम समझने हैं. बाकी जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ऑटोमेटिकली हमारी समझ में आ जाएगा. मेनली जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑसिलेशन चैप्टर से, वो आते हैं हमारे जैसे जो हमारे फेज डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और जो हमारे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मेनली एग्जाम में वो हमारे आते हैं. सो मैं सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले ताकि इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स अच्छे से कोरिलेट करके हम अपने माइंड में सेट कर ले और इससे रिलेटेड कहीं पर भी हमारा कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन. तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा पीरियोडिक मोशन. इसका मतलब है व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूअसली ऑन अ डेफिनेट पाथ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज नोन एज हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन. मींस हमारी अगर कोई बॉडी है वो किसी डेफिनेट पाथ पर किसी रेगुलर इंटरवल टाइम पर वो अपने मोशन को रिपीट करती रहे. जैसे हमारे क्लॉक्स के हैंड होते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद जैसी स्टेट में थे वो उसी पोजिशन पर आ जाते हैं. तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा अर्थ का रेवोल्यूशन होता है तो वो मतलब कुछ स्पेसिफिक इंटरवल टाइम के बाद वो उसी प्लेस पर आ जाते हैं, उसी टाइप के मोशन करते हैं, तो उसके मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्किलेटरी मोशन एंड इसका दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन. इसका मतलब होता है इफ द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑक्सिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन. मींस अगर हमारी कोई बॉडी है वो किसी मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करती है किसी मीन पोजीशन के पॉइंट पर तो उस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जैसे कि ईच ऑक्सिलेटरी मोशन इज नेसेसरी अ पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट वाइब्रेटरी मोशन. मींस हमारे जितने भी वाइब्रेटरी मोशन होते हैं किसी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ होना, उन सब को हम बोल सकते हैं हर मोशन क्या है पीरियोडिक मोशन है. लेकिन हमारा हर पीरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम हमारा किसी मीन पोजीशन से आगे जाता है फिर पीछे जाता है तो वो क्या है हमारा एक हमारा वाइब्रेटरी मोशन है, साथ ही साथ हमारा पीरियोडिक मोशन भी है क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपना एक डेफिनेट पाथ पर वर्क कर रहा है. लेकिन जैसे हमारा अर्थ का रेवोल्यूशन है, अर्थ का रेवोल्यूशन क्या हो रहा है, मतलब किसी मीन पोजीशन से तो आगे पीछे नहीं जा रहा ना, वो तो अपना एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन ना कि एक वाइब्रेटरी मोशन. इसलिए जो वाइब्रेटरी मोशन है वो हर एक वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि हमारा वाइब्रेटरी मोशन होगा. नेक्स्ट आती है हमारी रिस्टोरिंग फोर्स. मींस जो हमारा ये मोशन होता है, ये जैसे कोई किसी भी टाइप का मोशन होता है, हमें मोशन कराने के लिए एक चीज रिक्वायरमेंट होती है फोर्स. तो हमारा जो वाइब्रेटरी मतलब पीरियोडिक मोशन है उसमें भी हमें कराने के लिए वाइब्रेटरी मोशन को एक फोर्स रिक्वायरमेंट होती है जो कि इंटरनली लगती है, जिसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स. इसका मतलब होता है व्हेन अ पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन देन अ force comes into play which always try to push the object into its mean position. मीन्स कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसकी जो कोई भी मीन पोजीशन है जहाँ पर वो स्टेशनरी रखा हुआ है, अगर हम उससे मूव करें मतलब किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर मीन पोजीशन से उसको हटाएं तो जितना वो डिस्प्लेस होता रहेगा उतनी उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती रहेगी जो कि उसको हेल्प करेगी वापस उसको मीन पोजीशन ले जाने में. उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. और जो हमारी ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये हमारी डेवलप होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें जो मीन पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग कितना चेंज आया. तो एफ रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनल टू एक्स मींस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो एफ जो हमारा प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट देते हैं जिसकी वैल्यू होती है के. तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जिसकी जो वैल्यू होती है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर. इन विच जो एम है वो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और जो ओमेगा है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर लगा हुआ है एफ इज इक्वल टू माइनस का सिर्फ जो नेगेटिव साइन है उसका सिर्फ एक हमारा फिजिकल मीनिंग होता है जिसकी जो मतलब होता है नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. मतलब जिस साइड हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है वो वर्क करेगा. जैसे मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है वो वर्क क्या करेगा, वो एक्सट्रीम से मीन की साइड वर्क करेगा. तो इसलिए हम यहां पर लगाते हैं नेगेटिव साइन.
नेक्स्ट हमारा एक टाइप का मोशन आता है, मतलब हम इस चैप्टर में इसको रीड करेंगे, हार्मोनिक मोशन। उसका सिंपल मतलब होता है इस टाइप का मोशन जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से हमारा कोई रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है और वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट आती है पॉइंट, अ फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल साइन और कॉस फंक्शन इज हार्मोनिक मोशन, अदर नॉन हार्मोनिक। मीन्स हमारा कोई भी जो फंक्शन है, मतलब कोई भी जो हमारा काम हुआ है, मतलब मोशन हुआ है, अगर हम उसको सिंगल साइन या फिर कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो होगा हमारा हार्मोनिक मोशन, या अगर वो हम उसको सिंगल साइन कॉस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो होगा हमारा नॉन हार्मोनिक मोशन। जैसे हमारा आता है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो ये हमारा सिंगल साइन और कॉस में है, तो इसको ये हो जाएगा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे नेक्स्ट आता है हमारा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पर 2 आ गया, और प्लस साइन 4 ओमेगा टी, तो यहाँ पर 2 और 4 मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल मोशन नहीं रहेगा। लेकिन कोई भी किसी भी टाइप का हार्मोनिक मोशन हो, चाहे सिंपल हो चाहे नॉट सिंपल हो, पीरियोडिक तो हमारा होगा ही होगा। जैसे जो भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसमें होगा हमारा ओनली साइन एंड कोस, मतलब सिर्फ साइन और कोस होगा, लास्ट में उसके ओमेगा टी होगा। और जो हमारा नॉट सिंपल होगा, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो उसमें हमारा साइन स्क्वायर आ जाएगा या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि कुछ सिंपल साइन या कोस नहीं होगा, उसके साथ में स्क्वायर लग गया या फिर 2 ओमेगा टी लग गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ लग जाएगी। बाकी जितने भी ये मोशन होंगे, चाहे सिंपल हो चाहे नॉट सिंपल हो, पीरियोडिक तो हमारे सभी होंगे ही। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स अपॉन पर टाइम टेकन, मीन्स हमारी कितनी, मतलब एक सेकंड में हमारी कितनी बीट्स हो रही है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। डिनोट करते हैं हम इसके म्यू से, और जो उसकी हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी पर सेकंड, मतलब बीट पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। मतलब ये फ्रीक्वेंसी का अगर हम अपोजिट करके लिख दे तो आ जाता है हमारा बीट पीरियड, मतलब कि हमारी कितनी एक सेकंड में कितनी बीट हो रही है, उससे हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के मेथड से। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब है अ पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स 2 or 4 about its mean position under the action of force which is known as restoring force which is directly proportional to displacement। मीन्स हमारा कोई भी पार्टिकल अगर हमारा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कब बोलेंगे उसको, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है जब भी कभी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम या फिर मतलब जाएगा, मतलब किसी मीन पोजीशन से बैक एंड फ्रो करेगा अंडर ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, उसको हम बोल देंगे, वो करेगा वहां पर SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जिसमें हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, मींस F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और उसमें जो के होता है उसको, मतलब उसका नाम होता है फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं हमारी इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि जैसे हमारा नॉर्मल मोशन होता था स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें हम 3 इक्वेशन यूज करते थे जो हमारी न्यूटन वाली इक्वेशन थी। तो इसी तरीके से हम जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके लिए भी हमारी इक्वेशंस होती हैं। जैसे इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, इन विच जो हमारा y है, y का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम t, मतलब कि किसी भी टाइम t पर जो हमारी मीन पोजीशन थी उससे कितनी दूर ऑब्जेक्ट है, उसको कितनी डिस्टेंस पर है, तो उसको वहाँ उसको हम डिनोट करते हैं y से। a का मतलब होता है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन्स जिसका नाम होता है हमारा एम्पलीट्यूड, जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उस मोशन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है उसको हम बोलते हैं a, मीन्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है हमारा ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t का मतलब होता है हमारा टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पर हमारे 2t आते हैं, मतलब एक तो स्मॉल टी और एक हमारा कैपिटल टी। स्मॉल टी का तो मतलब होता है हमारा किस टाइम पर हम जो y की वैल्यू या फिर किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्मॉल टी। और कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड फॉर SHM, मतलब कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है, वो होता है हमारा कैपिटल टी। नेक्स्ट आती है हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। सेम हमारी जैसी हमारी साइन ओमेगा टी है ऐसी हमारी cos ओमेगा टी होती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है अगर हम जो हमारा जो टाइम है उसको मेजर कर रहे हैं मीन पोजिशन से तो हम यूज करेंगे साइन फंक्शन को, और अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन तो हम यूज करेंगे कॉस फंक्शन को। नेक्स्ट आती है हमारी यही इक्वेशन है विद इनिशियल फेज, मतलब हमारी यही इक्वेशन होती है जैसे y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव, मीन्स फाइव इसमें आ जाता है हमारा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का हमारा सिंपल मतलब होता है, इनिशियल फेज की हेल्प से हमें पता चलता है कि जो हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड टू विद एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हमारी कुछ टर्म्स आती हैं। सबसे पहले आती है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। इसका मतलब होता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा सिंपल हार्मोनिक करेगा उस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब होता है द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एट एन इंस्टेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और जो हमारी इसकी यूनिट होगी वही हमारी एसआई यूनिट मीटर। मींस हमारा जो मीन पोजीशन है उससे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर गया है, उस डिस्टेंस के, उस बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एम्पलीट्यूड। इसका मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मींस हमारा जो मीन पोजीशन है उसके हमारे चाहे लेफ्ट जाए चाहे फिर राइट जाए, जो मैक्सिमम दूर तक जा सकता है मीन पोजीशन से, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी प्लस माइनस ए, मतलब कि प्लस हमारा कोई भी मतलब राइट साइड कह सकते हैं और नेगेटिव मतलब हमारा लेफ्ट साइड, मतलब कि प्लस ए से हम इसको एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीलेशन। इसका मतलब होता है वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज ऑसिलेशन। मींस हमारा जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन तक, मतलब किसी एक कंप्लीट साइकिल को बैक एंड फोर्थ करने के बाद उस मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पीरियड। इसका मतलब होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इसका मतलब होता है टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। मींस हमारा किसी एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, मतलब किसी एक सर्कल को, मतलब एक बैक एंड फोर्थ को कंप्लीट करना, उसको उसमें जो लगने वाला टाइम है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय अ पार्टिकल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मींस पर यूनिट टाइम हमारा पर सेकंड या फिर जो भी हमारा टाइम लेते हैं पर सेकंड हमारे कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं उस मोशन की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। मींस न्यू इज इक्वल टू 1/t, जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वही सेम हमारी हर्ट्ज। नेक्स्ट आती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मल्टीपल म्यू बाय फैक्टर 2 पाई। मीन्स हमारा जो फ्रीक्वेंसी अगर हम उसे मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी बन जाती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, मतलब इसका मतलब होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी होता है हमारा जो मतलब जो एसएचएम करने में, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने में जो हमारा टोटल टाइम लग रहा था। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी फेज। इसका मतलब होता है इट्स गिव द स्टेट ऑफ द पार्टिकल as regards its position and its direction of motion at that instant। मतलब फेज का मतलब होता है, फेज हमें बताता है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मतलब उसको जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है वो बताता है हमारा फेज। जैसे हमारी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज, तो इसमें जो हमारा फेज होता है, फेज को हम बोलते हैं जो हमारा ब्रैकेट के अंदर की जो मतलब चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं फेज, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा नोट, मतलब सॉरी फाई नोट। फाई होता है हमारा फेज और जो फाई नोट होता है वो होता है हमारा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज बताते हैं हमारा कि हमारा जो मोशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो कि उसने मतलब जो इनिशियल लाइन है उससे कितना एंगल बना के मोशन को स्टार्ट किया है। और जो फेज होता है, फेज हमारा बताता है कि उसकी एट इंस्टेंट टाइम पर किसी भी टाइम पर पोजीशन क्या है और वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वो बताता है हमारा फेज। नेक्स्ट आता है हमारा इनिशियल फेज और ईपोक। इसका मतलब होता है द फेज एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम 0 पर जो हमारा फेज होता है फेज 5 उसकी वैल्यू उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। मीन्स वही कि हमारा कहाँ से मोशन स्टार्ट होगा उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। जो हमारा जो फाई की वैल्यू जाती है वो हो जाती है हमारी इक्वल टू फाई नॉट, मतलब कि हमारा उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल। मतलब हमारा कोई पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसमें जो वो जो कर रहा है मोशन उसमें जो उसकी वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। इसका हमारा ये एक डेरिवेशन आता है जो उसमें जो वैल्यू आती है वेलोसिटी की डायरेक्ट वैल्यू वो आती है v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इन विच जो हमारा ए होता है, जो v होता है वो तो होती है हमारी वेलोसिटी, जो a होता है उसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और जो हमारा ओमेगा होता है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो साइन है वो तो हमारा एक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो स्मॉल टी होता है वो होता है हमारा किस टाइम पर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, इसी का दूसरी वाला फॉर्मूला, मतलब सेम हमारे दोनों फॉर्मूले वही हैं। जैसे v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब होता है जैसे साइन ओमेगा टी को हम लिख देते हैं यहाँ पर y
है हमारा जो हमारी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम टी, उसको हम बोलते हैं वाई। दोनों जो इक्वेशन है हमारी सेम इक्वेशन है, किसी से भी हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी, अगर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमारी v इक्वल टू ए ओमेगा, जो कि होती है हमारी मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पर जो हमारी मीन पोजीशन होती है उस पर हमारी जो एसएचएम में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और जो उसकी मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी जीरो, जो कि होती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पर। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो, और मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो होती है हमारी मैक्सिमम। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जीरो, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर वो होती है हमारी मैक्सिमम। सिंपल हमें ये समझना है, जैसे हमारी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो जहां पर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और जहां पर हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी वहां पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी। और जहां पर काइनेटिक एनर्जी कम है वहां पर हमारी क्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, पोटेंशियल एनर्जी। और जहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले से ही कम है, मतलब ज्यादा है, तो वहां पर क्या कम हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से हमें याद रखना है, मीन्स हमारी सिर्फ दो पोजीशन है, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। हमें सिर्फ याद रखना है कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है और कहां पर कम। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसमें कितना एक्सीलरेशन है, उसकी जो वैल्यू आती है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मीन्स जो हमारा एक्सीलरेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, जो हमारा ओमेगा है वो तो हमारी वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वाई का मतलब होता है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से एट एनी टाइम टी। जो हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन आता है वो आता है हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और जो मिनिमम आता है वो आता है हमारा मतलब अल्फा इज इक्वल टू जीरो। मतलब मिनिमम एक्सीलरेशन जीरो होता है और जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है वो होता है हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव साइन होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है फिजिकल मीनिंग, उसका मतलब होता है नेगेटिव साइन मींस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी तरीके से हमारा जो एक्सीलरेशन है इन एसएचएम वो हमारा बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे सम कर्व्स इन एसएचएम, मींस हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कर्व्स रिलेटेड कर्व्स आते हैं हमारे एसएचएम में। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से हमारा मतलब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। सबसे पहले आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व। डिस्प्लेसमेंट कर्व में होता है हमारा जो वाई एक्सिस होती है उस पर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेते हैं, और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उस पर हम लेते हैं टाइम की वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो मैक्सिमम हो सकता है वो होता है हमारा प्लस ए मतलब एम्पलीट्यूड, और जो हमारा मिनिमम होता है वो होता है हमारा माइनस ए, और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उस पर हम लेके रखते हैं हमने टाइम पीरियड को, मतलब जो हमारा स्मॉल टी होता है उसकी वैल्यू को, जो कि हम स्टार्ट करते हैं जीरो से, फिर आती है हमारे टी बाई फोर, सेकेंड आती है हमारी टी बाई टू। और जो यहाँ पर मतलब टी बाई जैसे टाइम जीरो है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है जीरो है। और जहाँ पर हमारा टी बाई फोर आता है, कैपिटल टी बाई फोर, जहाँ पर वहाँ पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो हमारी मैक्सिमम हो जाती है। ये जो हमारी कहाँ पर मैक्सिमम होगी और कहाँ पर मिनिमम होगी ये हम निकाल लेते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला जो इक्वेशन है हमारी उसमें वैल्यू रखकर। जो वहाँ पर हमारी स्मॉल टी होता है, अगर वहाँ पर हम टी बाई फोर या टी बाई कैपिटल टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर ऐसी ये वैल्यू रख दे स्मॉल टी की जगह, तो वहाँ से हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर किस टाइम पर हमारा जो मतलब जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, किस टाइम पर मीन पोजीशन पे होगा। मीन्स किस टाइम पर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगी और किस टाइम पर उसकी जो है जीरो होगी, या फिर किस टाइम पर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ए मतलब नेगेटिव में जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से आता है हमारा वेलोसिटी कर्व इन एसएचएम। यही जो हमारी वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसी में हम जो स्मॉल टी की वैल्यू है वो टी बाई फोर, टी बाई टू और थ्री टी बाई फोर ये वैल्यू रख कर हम वहाँ पर वी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि वी जो हमारा वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो उसी बिहाफ पर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें हम जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर हम टाइम लेते हैं। ऐसे ही आता है हमारा एक्सीलरेशन कर्व। एक्सीलरेशन कर्व भी हम अपना इक्वेशन की हेल्प से बनाते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा स्क्वायर जो वाई है यहाँ पर हम y की वैल्यू रखते हैं। जैसे y की वैल्यू होती है साइन ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर जो t है t की जगह हम एक बार रखते हैं t बाई फोर, t बाई टू। तो इसी तरीके से हम वैल्यू रख कर वहाँ पर हम एक्सीलेशन की वैल्यू निकालते हैं कि हमारा जो एक्सीलेशन है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है, किस टाइम पर जीरो आ रहा है और किस टाइम पर पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम बना लेते हैं ये ग्राफ।
बिल्कुल सिंपल से हमारे कर्व होते हैं, सिर्फ हमें सिर्फ जो मतलब किसी जैसे डिस्प्लेसमेंट की बनानी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को पता होना चाहिए, वेलोसिटी वाला बताना है तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए। वहाँ पर हम टी की वैल्यू रखते रहेंगे, जो भी हमारी जो मतलब वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट है जिसके हम ग्राफ बना रहे हैं उसकी जो वैल्यू आती रहेगी वहाँ पर हम पॉइंट लगाते रहेंगे और सारे फिर लास्ट में हम सब पॉइंट को मतलब आपस में ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से हमारे कर्व होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनेशन में हमारा यहाँ से एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी और मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम, मींस जब हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसमें कुछ एनर्जी भी होती है। तो मेनली हमारे उसमें टू टाइप्स की एनर्जी स्टोर होती है। सबसे पहले आती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हमारी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब वो जो मोशन करेगा उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आता है उसकी मीन पोजीशन और जो एक्सट्रीम पोजीशन है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें जो हमारा एम है वो मास है, ओमेगा मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड और वाई मतलब हमारी कितनी डिस्प्लेसमेंट है। यू का मतलब होता है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें वही हमारा एम ओमेगा और वाई की हमारी सेम जो वैल्यू होती है वही होती है, जैसे एम मास, ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वाई मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम टी। और जो हमारी टोटल एनर्जी आती है मतलब काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी उनको सम करने के बाद वो आती है हमारी टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशन फॉर एसएचएम, मींस हमारा कोई भी पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है एसएचएम, तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, अगर वो इनको फॉलो करेगा तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सबसे पहली कंडीशन आती है मोशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी 2 and 4 अबाउट द मीन पोजिशन, मतलब मीन पोजिशन के 2 और 4 उसका मोशन आगे पीछे किसी एक पॉइंट के आगे पीछे मोशन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो एसएचएम कर रहा है। नेक्स्ट इज द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो उसके अंदर जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी वजह से जो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट आता है द डायरेक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स मस्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी मीन पोजीशन की साइड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन्स जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा कोई भी जो पार्टिकल है उसको मतलब एक तरह से उसको मीन पोजीशन की साइड लेके जाए, उसको अगर ऐसा रेस्टोरिंग फोर्स है उसको मतलब मीन पोजीशन की साइड लेके जा रहा है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल पेंडुलम, मीन्स हमारा सिंपल पेंडुलम में आता है टाइम पीरियड फॉर मतलब जो पेंडुलम होता है उसके मोशन के लिए टाइम, तो आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मीन्स टी होता है इसमें हमारा टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम पीरियड में जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो होगा। 2 पाई एक हमारा कॉन्स्टेंट है, एल का मतलब होता है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुई है जो उसकी लेंथ है, और जी का मतलब होता है हमारा मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पेंडुलम आता है हमारा सेकंड पेंडुलम, मतलब इसका नाम है सेकंड पेंडुलम, तो इसका मतलब होता है पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, मतलब जो हमारा टाइम पीरियड होता है वन ऑक्सीलेशन करने का टाइम अगर उसका 2 सेकंड हो तो हम बोलते हैं उसको सेकंड पेंडुलम। जो उसमें जो उसकी लेंथ होती है वो होती है हमारी 99.34 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी एल होती है जितनी मतलब लेंथ होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट की उसको उसकी जो वैल्यू होती है सेकंड पेंडुलम के लिए वो होती है 99.34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, जैसे हमारी ये सिंपल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो मतलब डिफरेंशिएशन कर दें इसका तो हमारी इक्वेशन बन के आती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हेल्प से भी हम जो हमारी पोजिशन है या फिर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा ओमेगा होता है उसकी जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट के अपॉन एम, इन विच जो हमारा के होता है वो होता है हमारा स्प्रिंग फैक्टर, इसकी यूनिट होती है हमारी स्प्रिंग फैक्टर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और एम का मतलब होता है हमारा मास, मतलब जिसको हम ये लेते हैं किलोग्राम में। नेक्स्ट हमारा वही सेम टॉपिक आता है एनर्जी इन एसएचएम, मींस हमारे जो हमने अभी टॉपिक किया था एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम, वही सेम हमारी वही एनर्जी इसमें होती है, लेकिन इसमें सिर्फ हम चेंज क्या करते हैं, जो हमारा जहाँ पर हमारा ओमेगा ए आता है एम ओमेगा वहाँ पर हम रख देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब कि अगर हमारे पास के की वैल्यू है, स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू है, तो भी हम एनर्जी इन एसएचएम निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट वाई फ्रॉम द मीन पोजिशन, उसकी जो वैल्यू होती है वही सेम जैसे हमने पहले की थी, वही होती है
होती है हमारी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई हमें पता होता है क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, तो हम इसकी वैल्यू रख दे तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो हमारा ओमेगा स्क्वायर ए होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है, अगर उसकी जगह हम कुछ और मतलब ये एम मास नहीं पता है हमें, या फिर हमें कुछ वैल्यू ओमेगा की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें के पता है, मतलब स्प्रिंग फैक्टर पता है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ के वाई स्क्वायर से। सेम हमारा वही फॉर्मूला होता है, बस इसमें हम के की वैल्यू रख देते हैं। ऐसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आता है। आप सिंपली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें, सिंपली हम कोई सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए याद कर लेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए याद कर लेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमने सिंपल दो फॉर्मूले याद कर लिए, इनको अगर हम प्लस कर दे तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी, और इंडिविजुअली तो हमें याद है। और सिर्फ हमें एक रिलेशन याद रखना है जो कि है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। इसमें अगर हमारा स्प्रिंग फैक्टर दिया हुआ है तो हम ओमेगा की जगह हमें उसको यूज कर लेंगे, वरना हमारी ये वाली वैल्यू तो है ही। नेक्स्ट आता है हमारा ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग, मतलब हमारे पास जो स्प्रिंग होता है वो भी हमारा एक ऑसिलेशन मोशन करता है। जैसे अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस अगर हम उसको अपने फोर्स को हटाते हैं तो हम देखते हैं वो अपनी मीन पोजीशन मतलब जो उसकी ओरिजिनल शेप है उससे मतलब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद ड्यू टू एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी मीन पोजीशन से और छोटा हो जाता है, फिर थोड़ा अपनी मीन पोजीशन से बड़ा, ऐसे ऐसे वो मोशन करता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो थोड़े टाइम बाद अपनी मीन पोजीशन में जाता है, मतलब जब उसमें ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू वो अपनी एनर्जी लॉस करता है, जब जाके वो अपनी मेन पोजीशन में आता है। लेकिन तब तक वो हमारा जो मोशन करता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इसमें टाइम पीरियड फॉर अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल सिंगल स्प्रिंग, मतलब हमारा कोई भी स्प्रिंग है, सिंगल स्प्रिंग है, एक पार्ट है स्प्रिंग का, वो हमारा चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकली मतलब मोशन करा रहे हैं, उसमें जो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है, मतलब वो कितने टाइम पीरियड तक मोशन एक ऑक्सीलेशन करेगा, उसमें टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। इसमें जो हमारा टी होता है वो होता है हमारा टाइम पीरियड, कितने में वो हमारा मतलब एक ऑक्सीलेशन पार्ट को पूरा करेगा, और जो एम है एम हमारा मास, और के है हमारा वही हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां से हम निकाल सकते हैं जो हमारा टाइम पीरियड की वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है डबल स्प्रिंग अटैचमेंट, मतलब हमारे जो मतलब मास है हमने अगर उसमें 2 स्प्रिंग्स अटैच कर देते हैं तो उसकी यहाँ पर वैल्यू आती है टाइम पीरियड की टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। मीन्स जो हमारा K1 एंड K2 हैं वो है हमारे जो स्प्रिंग फैक्टर हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उसमें आ जाती। अगर हम 2 स्प्रिंग्स को डायरेक्टली कनेक्ट करें फिर उसमें मास कनेक्ट कर दे तो उसमें जो वहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा उसके ऑक्सीलेशन का तो आएगा हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। और जो अगर हम जो डबल स्प्रिंग है उसमें सिंगल स्प्रिंग अटैच करें दोनों साइड वॉल पर, उनके बीच में मास अटैच कर दे तो जहाँ वहाँ पर हमारी जो टी की वैल्यू आएगी टाइम पीरियड की वो आएगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K1 K2। नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू के, मतलब जो हमारा के है स्प्रिंग फैक्टर। इसके हमारे मेनली बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं इसको स्प्रिंग फैक्टर भी बोल देते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और कभी कभी हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू हमारी सेम वही होती है, जैसे के इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है इन वाले पॉइंट से ज़्यादातर आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हेन द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज मेड n times its spring factor becomes 1 upon n times and hence time period increases under root n times। मीन्स इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारा जो स्प्रिंग था उसकी जो लेंथ है हमने n टाइम्स बढ़ा दी है, तो जो हमारा जो स्प्रिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन n टाइम्स, और जो उसका टाइम पीरियड आता है स्प्रिंग का वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट n टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन अ स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पीसेस स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्टिकल बिकम्स n k। मीन्स कि हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है एल लेंथ का, अगर हम उसको n इक्वल पीसीज में या फिर 10 में या फिर कितने में भी n पीसीज में उसको इक्वली डिवाइड कर दें तो जो हमारा पर पार्टिकल जो पर पार्ट आएगा स्प्रिंग का उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वहाँ पर वो आएगी हमारी n इंटू के। मतलब जो हमारा k था वो जो हमारा ओरिजिनल वाला था उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू थी वो, और जो n है कितने पार्ट्स हुए हैं अगर उनको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी जो इंडिविजुअली स्प्रिंग कांस्टेंट आया पर पार्टिकल का वो आ जाएगा हमारा n k यहाँ। और जहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी जो हमारे n इक्वल पार्ट्स हुए हैं इक्वल पार्ट्स पीसीज के लिए वो आएगी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन n के। ये मेनली हमारे डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं जो कि हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हमारे अदर टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, मतलब हमारे मतलब जैसे हमारा पेंडुलम है और मतलब कुछ चीज़ें हैं एसएचएम करते हैं, तो इसी टाइप से हमारे कुछ और चीज़ें हैं जो कि ऑसिलेशन करती हैं। जैसे सबसे पहले आती है ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब, मीन्स हमारा कुछ इस तरीके का इसका डेरिवेशन होता है। हमारे पास एक यू ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब होती है यू शेप की, उसमें अगर हम वन साइड से वाटर को मतलब कुछ भी फ्लूइड को डालें तो मतलब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मतलब दोनों लेवल इक्वल लाने के लिए वो कुछ टाइम तक ऑसिलेशन करती है। जो उसमें टाइम पीरियड की वैल्यू आती है वहाँ पर मतलब वो किस टाइम से क्या किस मतलब जो हमारा टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का उसकी जो वैल्यू आती है उसमें t इज इक्वल टू 2π√L/2g, इन विच जो हमारा t है वो टाइम पीरियड है, L मतलब जो हमारी जो लेंथ है वहाँ पर, और जो हमारा g है वो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब लेंथ है वहाँ पर, लेंथ ऑफ अ लिक्विड कॉलम, जहाँ तक हमारा जो लिक्विड कॉलम है हमने जहाँ तक भरा है वो उसकी वैल्यू है हमारी L। नेक्स्ट आता है हमारा ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी ड्रॉप इन अ टनल पासिंग थ्रू द सेंटर, मीन्स हमारी जो अर्थ है हम मतलब उसके अगर बिल्कुल सेंटर से मतलब कोई भी टनल पास करे तो अगर हम उसको ऑब्जेक्ट को उसमें एक पार्टिकल को उसमें ड्रॉप करें तो उसके लिए जो ऑसिलेशन की वैल्यू आती है वो आती है t इज इक्वल टू 2π√R/g, इन विच जो r है हमारी जो रेडियस ऑफ द अर्थ है जिसकी जो वैल्यू है वो है 6400 किलोमीटर, और जो g है मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं वहाँ पर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है टनल नॉट पासिस थ्रू द सेंटर, मीन्स हमारी सेम वही कंडीशन है लेकिन जो टनल है वो जैसे पहले थी सेंटर से पास हो रही थी, अब वो सेंटर से पास नहीं है, वो मतलब सेंटर से या तो लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। जो वहाँ पर जो हमारी टी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी t इज इक्वल टू 2π√R/g, मतलब सेम जो जैसे हमारी अगर सेंटर से हो या फिर सेंटर से नहीं हो वहाँ पर जो हमारी ऑसिलेशन की जो t की वैल्यू टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो हमारी सेम आती है। नेक्स्ट आता है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर, मीन्स अगर हम किसी फ्लूइड में अपना लिक्विड में हमारा कोई सिलेंडर होता है होलो सिलेंडर, अगर हम उसको डालते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब वो कभी ऊपर नीचे मतलब ऐसा होता रहता है, तो वो भी एक तरीके से हमारा ऑसिलेशन करता है। तो जहाँ पर हमारी टाइम पीरियड की जो वैल्यू आती है वो आती है t इज इक्वल टू 2π√ρh/σg, इन विच जो हमारा रो होता है वो होता है हमारा सिलेंडर की डेंसिटी, और जो हमारे यहाँ पर h है h मतलब लेंथ सबमर्ज इन लिक्विड, मतलब कि जो हमारा लिक्विड जो हमारा कॉलम है जैसे हम फिगर में देख रहे हैं जो हमारा सिलेंडर है उसकी कितनी लेंथ जो है वो हमारी वाटर के अंदर है, और जो हमारा सिग्मा है सिग्मा मतलब जो हमारी लिक्विड की डेंसिटी होती है, और जी तो हमारा वही होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री ऑसिलेशन, इसका मतलब होता है इफ अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन देन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ओन, मीन्स अगर हमारी कोई भी बॉडी है वो कैपेबल है ऑसिलेशन करने के लिए, अगर हम उसको मीन पोजीशन से उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो वो जो हमारी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है खुद की फ्रीक्वेंसी वो उससे अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटिंग करना स्टार्ट कर देगी, जिसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा हमारा t इज इक्वल टू 2π√m/k, इसमें t हमारा टाइम पीरियड, जो हमारा m है मतलब जो हमारा पार्टिकल है उसका कितना मास है, और k हमारा वही हमारा जो स्प्रिंग फैक्टर है। नेक्स्ट आता है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब होता है द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन, मीन्स हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है जो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन अगर वो कुछ इस टाइप ऑफ मोशन में किसी एक्सियल ऑसिलेशन में जिसमें जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती रहे तो उस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉब इन अ फ्लूइड, मतलब जो हमारा बॉब होता है जो अगर हम उसको फ्लूइड में डिप करें तो जो वहाँ पर ऑसिलेशन होता है उसको होता है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन, मीन्स जो हमारा उसकी जो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑन ऑसिलेशन मोशन, सबसे पहले आता है इट चेंजेस द एसएचएम इनटू पीरियोडिक मोशन, मतलब अगर हमारा जो फ्रिक्शन होता है उसको जो हमारा एसएचएम होता है उसको पीरियोडिक मोशन में चेंज कर देता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को पीरियोडिक मोशन में चेंज कर देता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है डिक्रीज एम्पलीट्यूड, जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको भी कम कर देता है हमारा फ्रिक्शन। रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी हमारा डिक्रीज कर देता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन आता है हमारा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब होता है इफ द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट एज द टाइम पैसेस
then such type of oscillation is known as undamped. For example, the vibration of a string of a sitar. मीन्स जैसे हमारा डैम्प था, डैम्प मतलब जो अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो तो पैसेज ऑफ टाइम हमारा चेंज होता रहे, मतलब कम होता रहे, तो उसको हम बोल देते हैं डैम्प ऑसिलेशन। और अगर हमारा जो रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे, तो उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेन्ड ऑसिलेशन। इसका मतलब होता है इफ इन ऑसिलेटिंग सिस्टम एनर्जी इज कंटिन्यूसली सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड एट द सेम rate at which the energy is lost by it, then the amplitude remains constant. For example, an electrically maintained tuning fork. मीन्स कोई भी हमारा मोशन होता है, जैसे कोई भी ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, उसमें जो हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता है, मतलब कि हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर ड्यू टू फ्रिक्शन वो एनर्जी है अपनी लॉस करता रहता है। लेकिन अगर जितनी वो एनर्जी लॉस कर रहा है उसी एनर्जी को फ्रॉम द आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्स से हम उसी एनर्जी को उसको प्रोवाइड करते रहें, तो उस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फोर्क, मतलब कि जैसे ट्यूनिंग फोर्क होती है उसमें धीरे धीरे जैसे वो मोशन करती है अपनी वो एनर्जी भी लूज करती है, लेकिन जितनी भी वो एनर्जी लूज कर रही है अगर उसी स्पीड से हम उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो उस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसका मतलब होता है व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नॉट इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स अगर हमारी कोई जो बॉडी है वो ऑसिलेशन कर रही है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से उसमें मोशन हो रहा है, तो उस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन आता है हमारा रेजोनेंट ऑसिलेशन। इसका मतलब होता है इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इटसेल्फ। द एम्पलीट्यूड इज वेरी लार्ज, मीन्स जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो इक्वल टू हो जाता है हमारा एनर्जी के। मीन्स इसमें हमारा होता है मतलब जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है अगर वो इक्वल टू हो जाए उसकी जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो हो जाता है हमारा वहाँ पर रेजोनेंट ऑसिलेशन। मीन्स जैसे एग्जांपल हमारा जो पेंडुलम होता है और जो हमारा म्यूजिक सिस्टम होता है जो हाई बीट्स पर चलते हैं वहाँ पर हो जाता है हमारा रेजोनेंट ऑसिलेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज, मतलब जो हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें मतलब ये जो हमें डायरेक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं होती, लेकिन ये वाले कुछ हमारे इनडायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं जो कि हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है फेज डिफरेंस का। अगर हमें कहीं पर भी हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो वहाँ पर हम करते हैं फेज माइनस इनिशियल फेज, वहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है फेज डिफरेंस की। एक आता है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू फेज मतलब फेज डिफरेंस अपॉन टाइम इंटरवल। मीन्स अगर हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास फेज डिफरेंस है और हमारे पास टी की वैल्यू है, तो हम इनको दोनों को डिवाइड करके हम वहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब जो टाइम पीरियड होता है उसकी एक वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। लास्टली आता है हमारा एक रिलेशन आता है ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी। इसमें जो हमारा म्यू होता है उसका मतलब होता है हमारा फ्रिक्शन, मतलब कि जो हमारा मोशन हो रहा है अगर उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता है तो हम वहाँ से मतलब एम्पलीट्यूड या फिर हमारी जो क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना टाइम पीरियड है, हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक आता है हमारा पॉइंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड द डायमेंशन। मतलब कोई भी हमारा पार्टिकल जो हमारा SHM कर रहा है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है हमारी जो उसकी ऑब्जेक्ट है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी पर, मतलब वो कितना इलास्टिक है, और सेकंड उसकी डायमेंशन, मतलब कितनी डायमेंशन का जो है हमारा पार्टिकल है उस पर हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसी भी पार्टिकल की वो डिपेंड करती है। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 14 क्लास 11 फिजिक्स। मेनली हमारा इससे जो SHM की इक्वेशन है वहाँ से जो डेरिवेशन और जो इक्वेशन है मतलब जो न्यूमेरिकल है वहाँ से मेनली हमारा क्वेश्चन आता है, और जो लास्टली हमने ये जो हमने डेफिनेशंस की है यहाँ से हमारी जो एक आधी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है। सो अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर में कोई टॉपिक आपकी समझ में ना आया या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसको कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।